वंदे मातरम दोस्तों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटी का भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11। अब इसमें क्या बोला गया है, तो संविधान का जो भाग 2 है इसमें नागरिकता के बारे में बताया गया है। किस चीज के बारे में बताया गया है? नागरिकता के बारे में। और सबसे बड़ा खासियत क्या है कि ये जो नागरिकता के बारे में बताया गया है ये उस समय के परिवेश के अनुसार बताया गया था जब भारत आजाद हुआ था। आजाद भारत कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। और जब संविधान बन के तैयार हुआ तो उस समय के अनुसार नागरिकता के बारे में बताया गया था। क्या बोला गया है? तो सबसे पहले तो ये समझो कि नागरिकता होता क्या है और ये अलग किससे है। किसी भी देश का जो नागरिक होता है उसको वहां का विशेष अधिकार प्राप्त होता है। भारत का हम नागरिक हैं तो हमको भारत में विशेष अधिकार प्राप्त होगा। जैसे एक चीज समझ लेना कि कोई घर है, घर का जो अपना आदमी होता है उसको घर के बाहर के आदमी की तुलना में ज्यादा अधिकार होता है। तुम्हारा घर में कोई दूसरा आके क्या नल चालू कर सकता है? तुम्हारा घर में क्या दूसरा आके कुछ भी मतलब अपना मन से तुम्हारा खाना बना हुआ है आके खाना लेकर डिनर टेबल पे बैठ के खाने लगेगा? उसमें क्या होना चाहिए? अपना होना चाहिए। अपना घर में तुमको जो अधिकार होगा वो दूसरे का घर में होगा। सीरियसली सोचो ना, अपना जगह में तुमको जो अधिकार होगा वो दूसरे का जगह में होगा नहीं। इसका मतलब हम क्या समझ सकते हैं कि अपना क्षेत्र में जो मेरा अधिकार होता है वो दूसरे का क्षेत्र में नहीं हो सकता। तो भारतीय नागरिक होने का अर्थ क्या है कि भारत में हमको कुछ स्पेशल अधिकार मिलेगा जो दूसरे को नहीं मिलेगा। जैसे लोग, ध्यान समझना, लोग दो तरह के आएंगे। लोग, इनमें एक होते हैं नागरिक, एक होते हैं जो किसी देश के नागरिक होते हैं, और एक होते हैं विदेशी जो विदेशों के होते हैं, दूसरे देश के होते हैं। नागरिक मतलब जो अपने देश के होते हैं और विदेशी मतलब जो दूसरे देश के होते हैं। इनको राजनीतिक और कुछ सिविल अधिकार प्राप्त होते हैं। राजनीतिक तथा सिविल अधिकार इनको प्राप्त होते हैं, अधिकार प्राप्त होते हैं जो नागरिक होते हैं। अब राजनीतिक और सिविल अधिकार क्या है कि जैसे राजनीतिक अधिकार क्या है कि तुमको भारत में वोट डालने का अधिकार है यदि भारत का नागरिक हो। तो क्या विदेश में इंग्लैंड का नागरिक को, आयरलैंड का नागरिक को या पाकिस्तानी नागरिक को भारत में वोट डालने का अधिकार है? तो ये राजनीतिक अधिकार है। तुमको चुनाव लड़ने का अधिकार है, क्या उनको चुनाव लड़ने का अधिकार है? तुमको यहाँ पे किसी भी मतलब पोस्ट के लिए जैसे राज्यपाल, राष्ट्रपति, इन सब के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार है। राज्यपाल बनने का अधिकार क्या उनको है? भारत के तुमको मुख्य न्यायाधीश बनने का अधिकार है, तुम जज बन सकते हो, वो लोग बन सकते हैं। तो ये हो गया राजनीतिक और सिविल अधिकार। विदेशी को यह अधिकार प्राप्त भारत में नहीं है। ठीक है। अब जैसे कोई विदेशी भारत आया, अब भारत आया मान लो और उसी टाइम चुनाव चल रहा हो, तो क्या विदेशी आदमी चुनाव में वोट दे सकता है? नहीं दे सकता है। और यदि विदेशी को वोट देने का यदि अधिकार मिल गया तो सब लोग क्या करेगा? विदेशी ही बुला लेगा, जहाज में भर भर के विदेशी लाएगा और वोट दिलवाएगा। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। तो विदेशी और नागरिकता में बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया। इसके बाद क्या है? कुछ मौलिक अधिकार जो सिर्फ भारतीय नागरिक को प्राप्त हैं। जैसे अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, ठीक है, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 29 और 30 भी बोल सकते हैं, 29 और 30। अब क्या बोलता है यह अधिकार? भारतीय नागरिकों को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त है। जैसे क्या क्या? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 क्या बोलता है? भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। मतलब जो भी भारतीय नागरिक है उसके साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता। ये मौलिक अधिकार है, इसको पढ़ाएंगे आगे चल के। अभी ये समझ लो कि भारतीय नागरिक को ये स्पेशल प्राप्त है। जैसे भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, कोई भेदभाव नहीं कर सकता है तुम्हारे काले और तुम्हारे गोरे रंग के आधार पे, तुम्हारे जन्म के आधार पे, तुम्हारे जाति के आधार पे, तुम्हारे धर्म के आधार पे कोई भेदभाव नहीं कर सकता। यदि इच्छा है तो तुम भगवान का पूजा करो, और इच्छा है तो मस्जिद जाओ, इच्छा है तो मंदिर जाओ, इच्छा नहीं है तो घर में सोया हुआ रहो, चाहे गिरजाघर जाओ, चाहे बौद्ध धर्म मानो, चाहे जैन धर्म मानो, तुम कोई भी धर्म मानो, कोई भी जाति से हो, लेकिन तुमसे कोई भेदभाव नहीं कर सकता तुम्हारे आइडेंटिटी के अनुसार। समझ में आ रहा है? तुम स्त्री हो या पुरुष या नपुंसक लिंग हो, थर्ड जेंडर जिसको बोलते हैं, ठीक है, किसी भी तरह हो, तुमको भेदभाव का शिकार भारत में नहीं कोई कर सकता। नहीं तो तुम्हारे मौलिक अधिकार का हनन है, और मौलिक अधिकार का हनन होने पे तुम डायरेक्ट कहां जा सकते हो? डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, और जाके बोल देगा कि देखिए मौलिक अधिकार मेरा छीन रहा है। और मौलिक अधिकार, देखो मौलिक अधिकार का मतलब ही क्या होता है?
अभी इसके बाद वही चर्चा चलेगा अगला भाग में। मौलिक अधिकार का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा अधिकार, मौलिक अधिकार का मतलब क्या होता है, एक ऐसा अधिकार जो निश्चित तौर पे आपका होगा और किसी भी परिस्थिति में वो आपसे छीन नहीं सकता है और उस पे आपको पूर्णता अधिकार होगा। अनुच्छेद 16 क्या बोलता है, समता का अधिकार, मतलब सब लोग आपस में बराबर होंगे, सब लोग आपस में कानून के सामने सब बराबर होंगे। इसी का एक उदाहरण है कि अमीर आदमी हो चाहे गरीब हो, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, चाहे एक नौकरानी हो या नौकर हो, सबको एक वोट का अधिकार है। सबको कितना वोट का अधिकार है, एक वोट का। कानून किसी को बड़ा या छोटा नहीं मान सकता। इसके बाद 19 क्या बोलता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब कि आपको अपने बात रखने का स्वतंत्रता है, आपको कुछ भी छापने का स्वतंत्रता है। प्रेस मीडिया छापता है कि नहीं, आपको कुछ भी चीज लिखने का स्वतंत्रता है, यह अनुच्छेद 19 बोलता है। और 29 और 30 क्या बोलता है, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, आपको अपनी संस्कृति को बचाने का अधिकार है। जैसे आदिवासी मूलक जो समाज है, आदिवासी समाज है, वो लोग अपना अधिकार को बचाएगा, समझ में आ रहा है, अपने संस्कृति को बचाएगा। आपके संस्कृति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, आपके संस्कृति को कोई चोट नहीं कर सकता है। आप सबको संस्कृति, अपने संस्कृति को बनाए रखने, बचाए रखने का पूर्णतः अधिकार है। तुमको कोई रोकने आता है क्या, तुम पूजा किस तरह करता है? तो तुमको जान के आश्चर्य होगा कि बिहार का कुछ ऐसा एरिया है जहां पे मुस्लिम लोग छठ पूजा करता है, और तुमको ये भी पता होगा कि बहुत सारा हिंदू दरगाह जाता है, चादर चढ़ाता है। तो ये भारतीय संस्कृति है। तुमको कोई मना करने आता है क्या? नहीं ना। तुमको पूजा का किसी भी तरह का पद्धति अपनाओ, तुमको कोई मना नहीं करने आएगा। जैसे भी अलग अलग धर्म में अलग अलग पद्धतियां हैं, जैसे क्या लग रहा है तुमको, बौद्ध धर्म में भी 2 पद्धति है, हीनयान और महायान। जैन धर्म में भी है श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक है। हिंदू धर्म में भी बहुत सारा है, शैवपंथी, विष्णुपंथी, दुर्गापंथी, है कि नहीं। उसके बाद तुम्हारे जाके बहुत सारा तुमको अधिकार, यहां पे बहुत सारा संस्कृति, समाज, शिक्षा संबंधी अधिकार मिलता है। क्या यह अधिकार विदेशी नागरिक को मिलेगा? नहीं, विदेशी नागरिक को यह अधिकार नहीं दिया जाता। हाँ, विदेशी नागरिक को भी अधिकार होगा भारत में, कि भारत में कोई विदेशी नागरिक घूमने आया तुम उसको मार नहीं सकता है, उसको जीवन जीने का अधिकार है। दुनिया में जो भी जन्म लिया है उसको जीवन जीने का अधिकार है। लेकिन ये सब जो कुछ स्पेशल अधिकार है, ये सिर्फ भारतीय नागरिक को होगा, विदेशी नागरिक को नहीं होगा। क्या क्या? राजनीतिक और सिविल अधिकार। सिविल में क्या क्या? स्पेशली रूप से अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29 और 30, ये सिर्फ भारतीय नागरिक को मिलेगा। तो नागरिकता का मीनिंग तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी के बारे में कि कौन होगा, अब ये तो समझ में आ गया भारतीय नागरिक होने से क्या फायदा है, और नागरिक होने से यहाँ पे बहुत सारा तुमको सरकारी नौकरी में तुम फॉर्म भरने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, विदेशी नागरिक तो नहीं भर सकता है। यहाँ पे कुछ भी राजनीतिक काम करने के लिए भारतीय नागरिक होना चाहिए। लेकिन क्या भारतीय नागरिक होने के लिए क्या शर्त होना चाहिए और कैसे लोग भारतीय नागरिक होता है, उसके बारे में अब देखेंगे, ठीक है। तो पहले ये सब लिख लो इसके बारे में। अब देखते हैं कि भारत का नागरिक कौन होगा, ठीक है, और संविधान में इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 5 की। किसकी बात करते हैं? अनुच्छेद 5। इसमें क्या बताया गया कि संविधान जब बनना, संविधान जब लागू हुआ, तो संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। इस समय के अनुसार भारत का नागरिक कौन होगा, ठीक है। तो उसमें पहला बात यह बोला गया, यदि आदमी भारत में जन्मा हो। क्या बोला गया? यदि कोई व्यक्ति भारत में जन्मा हो, संविधान लागू होने से पहले बात बता रहा है, 26 जनवरी 1950 को, तो वह भारत का नागरिक होगा। दूसरा क्या बोला? यदि माता पिता या कोई एक भारत में जन्मे हो, तो तुम याद रखना, तुम्हारे माता पिता है, उसके माता पिता है, तुम्हारा माता पिता तो भारत में जन्मा ही होगा, उसके माता पिता भी भारत में जन्मे होंगे, इसलिए तुमको नागरिकता किस आधार पे मिल गया? वंश के आधार पे। हमको नागरिकता किसके आधार पे मिल गया? वंश के। भारत में अधिक लोगों को नागरिकता इसी आधार पे मिला है, वंशानुगत। कैसे मिल सकता है? कि सबसे पहले या तो वो व्यक्ति भारत में जन्मा हो, या तो उसका माता पिता भारत में जन्मा हो, या तो माता पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो, ठीक है। इसके बाद संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो। अब उस समय लिखा गया था संविधान, तो उस समय एक पॉइंट ये भी जोड़ दिया कि जैसे कि बहुत सारे लोग विदेश से भी आए थे भारत में, भारत के आंदोलन में भारत का साथ दे रहे थे, तो लिखा
कि यदि संविधान लागू होने के 5 साल पहले से यदि कोई भारत में रह रहा हो तो वो भी भारतीय नागरिक होगा। क्लियर बात है। तो अनुच्छेद 5 में क्या बोला गया कि संविधान लागू होने के समय नागरिकता कैसे दी गई। ठीक है, तो इसमें मुख्य पहला बात क्या है, सबसे पहला कि यदि वो भारत में जन्मा हो, माता पिता भारत के में जन्मे हो, या कोई एक भारत में जन्मा हो, या तो संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले से वो व्यक्ति यहां पे रह रहा हो। ये तो सिंपल हो गया अनुच्छेद 5 वाला। ठीक है, इसके बाद आता है अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 क्या बताता है, तो अनुच्छेद 6 बताता है नागरिकता, और किसका नागरिकता, जो पाकिस्तान से भारत आए। अब समझना, देखा है कभी घर में बंटवारा होता है तो भाई भाई में झगड़ा हो जाता है, तो बोलता है अपना सामान इधर से उधर निकल के ले जाओ और अपना सामान इधर से उधर ले जाओ, और दोनों फेंका फेंकी करता है। तो भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा हो रहा था तो बहुत हिंसक झड़प हो गया, बहुत सारा लोग मारा गया इसमें। तो वहां से जो पाकिस्तान से भाग के भारत आ रहा था, हिंदू या जो भी हो गया, तो जो भी पाकिस्तान से भाग के भारत आ रहा था तो उसमें क्या हुआ कि उसको नागरिकता कैसे देंगे, इस पे भी कानून होना चाहिए। तो भारत का संविधान में ये लिखा है अनुच्छेद 6 में कि 19 जुलाई 1948 से पहले, 19 जुलाई 1948 से पहले यदि कोई पाकिस्तान से भारत आ गया है तो वो भारत का नागरिक होगा, वो भारत का नागरिक होगा। लेकिन सवाल उठता है कि कोई 20 जुलाई 1948 को भारत आ गया तो नागरिक होगा कि नहीं। तो सवाल ये उठता है कि हाँ उसको नागरिकता देंगे, लेकिन उसके लिए उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उसको आवेदन देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आवेदन देना पड़ेगा। किसको आवेदन देना पड़ेगा, भारत के गृह मंत्रालय को। ये क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में कि नागरिकता पाने के लिए आप भारत में कहाँ पे आवेदन दीजिएगा, भारत के गृह मंत्रालय को आवेदन देना पड़ेगा। आवेदन चल गया, अब वो पढ़ के देखेगा, अच्छा 20 जुलाई 1948 को भारत आया था, ठीक बात। अब इसको नागरिकता दें या नहीं दें, ये तुम्हारा डिस्कस होगा कम से कम 6 महीना के बाद। कब होगा, 6 महीना के बाद। अब ऐसा नहीं है कि कोई 20 जुलाई 1948 को आतंकवादी आ गया तो उसको दे देंगे हम लोग, उसको नागरिकता नहीं मिलेगा। नागरिकता का डिसीजन कौन लेता है अंतिम रूप से, गृह मंत्रालय, कि हम इसको नागरिकता देंगे या नहीं देंगे। तो समझ में आ गया। अनुच्छेद 5 क्या बोला कि संविधान लागू होने के समय भारत का नागरिक कौन होगा। 6 क्या बोला कि नागरिकता जो पाकिस्तान से भारत आया हो उसको कैसे देंगे। ठीक बात। कंडीशन तो ऐसा भी हो सकता है ना कि भारत से ना गया होगा पाकिस्तान आदमी और वहां लात खा के फिर रिटर्न आया होगा, नहीं होता बहुत बार। देखना अक्सर मोहब्बत में ऐसा हो जाता है, एगो लड़की के पीछे जाएगा या लड़की लड़का के पीछे जाएगा, ठीक है, चल गया ठीक पीछे, बाद में पता चला नहीं नहीं हमारे लायक नहीं है। जब खाली पैसा की बात आ जाता है या लतिया देती है तो उस समय हम लोग क्या देखते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे हुआ, कुछ भारत का आदमी पाकिस्तान तो चल गया, अब पाकिस्तान जाके परेशान, तो भारत रिटर्न आ गया, वो भारत रिटर्न आ गया, ये रिटर्न आना चाह रहा था, तो उसके लिए भी नागरिकता का कुछ प्रावधान होना चाहिए। तो ये अनुच्छेद 7 बताता है। कौन बताता है, अनुच्छेद 7 क्या बोलता है कि हम नागरिकता देंगे जो भारत से पाकिस्तान गया और पाकिस्तान से फिर रिटर्न भारत आ गया है। क्योंकि एक कहावत है ना कि यदि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, आ जाओ ठीक है, डिनर से पहले आ गया, काम चल सकता है। तो क्या बोला कि 1 मार्च 1947 से पहले जो पाकिस्तान गया है, देखो समझना, 1 मार्च 1947 से पहले जो भारत से कहां गया है, पाकिस्तान गया है, और यदि वह, इसके साथ एक भी ये भी जोड़ा, और यदि वह 19 जुलाई 1948 से पहले आ गया है रिटर्न, समझ में आ रहा है, मतलब 1 मार्च 1947 से पहले उछल गया भारत से पाकिस्तान और 19 जुलाई 1948 से पहले आ गया भारत, तो उसको भारत का नागरिकता देंगे। और यदि 19 जुलाई के बाद आया तो सेम प्रोसेस, आवेदन करिए, क्या कीजिए, आवेदन। तो अभी देखो भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 है, उसमें 3 अनुच्छेद देखे, 5, 6, 7। अनुच्छेद 5 क्या बोलता है कि संविधान लागू होने के समय भारत की नागरिकता, याद हुआ। अनुच्छेद 5 क्या बोलता है, संविधान लागू होने के समय भारत की। 7 क्या बोलता है, नागरिकता देंगे, कहां से, जो पाकिस्तान से भारत आया है। 8 क्या बोलता है, नहीं 6 क्या बोलता है, अनुच्छेद 5 बोलता है कि संविधान लागू होने के समय नागरिकता, 6 क्या बोलता है कि नागरिकता देंगे जो पाकिस्तान से भारत आया है, और 7 क्या बोलता है कि नागरिकता देंगे जो भारत से पाकिस्तान गया और फिर रिटर्न भारत आ गया। कोई कंफ्यूजन यहां तक क्लियर हो रहा है। चलिए इसको लिख लीजिए। चलो इधर देखो, अनुच्छेद 8 क्या बताता है। अनुच्छेद 5 से हम लोग देख लिए थे। अनुच्छेद 5 क्या बताता था
कि भारत का नागरिक वैसा नागरिक जो भारतीय संविधान लागू होते समय भारत का नागरिक कौन होगा? संविधान लागू होते समय भारत का नागरिक कौन होगा? संविधान लागू होने के समय से। अनुच्छेद 6 क्या बताया कि नागरिकता, लेकिन किसका? जो पाकिस्तान से भारत आए हों। अनुच्छेद 7 क्या बताया? नागरिकता, लेकिन किसका? जो भारत से पाकिस्तान गए थे और फिर रिटर्न भारत आ गए। अब देखना अनुच्छेद 8 क्या बताता है। यह बताता है भारतीय मूल के लोग, मतलब ऐसे लोग जो भारतीय तो हैं लेकिन भारत में नहीं रहते हैं, क्योंकि बहुत सारा आदमी नौकरी के लिए या किसी काम के लिए साइंटिस्ट बन गया, इंजीनियर बन गया, कुछ बन गया, तो विदेश में जाके काम करने लगा और वहां बहुत दिन से रह रहा है, लॉजिकली समझना, लेकिन वहां का नागरिकता नहीं लिया है। तो भारत का तो लोग है लेकिन दूसरा देश में काम से या किसी काम से रह रहा है, या तो उसको हम लोग बोलते हैं भारतीय अप्रवासी। भारतीय अप्रवासी, भारतीय तो है लेकिन भारत में प्रवास नहीं कर रहा है, निवास स्थान नहीं है, इसलिए उसको बोलते हैं भारतीय अप्रवासी, और उसी को बोलते हैं एनआरआई। क्या बोलते हैं? एनआरआई। अब ध्यान से समझना, अप्रवासी भारतीय। तो अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि कोई दो आदमी है जो भारत का नागरिक तो है लेकिन भारत में नहीं रह रहा है, विदेश में है। कहाँ है? विदेश में, और उसका वहां बेटा हो गया, तो क्या वो भारत का नागरिक होगा? वो छोटा सा बेटवा हुआ है, वो क्या भारत का नागरिक होगा? होगा। ध्यान समझना, क्या होगा? तो ये अनुच्छेद 8 में बताता है। किस में बताता है? अनुच्छेद 8 में, कि भारत का वो नागरिक होगा। कौन भारत का नागरिक होगा? यदि भारतीय अप्रवासी का बेटा हुआ, विदेश में भी हुआ तो कोई दिक्कत। एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था एक जगह कि भारत का नागरिक है और वो एयरपोर्ट में चढ़ा, हवाई जहाज में, और उड़ के जा रहा है अमेरिका, और रास्ते में उसको डिलीवर हो जाता है, ऐसा यदि संभव है तो रास्ते में डिलीवरी हो जाता है, तो क्या वो बच्चा भारत का नागरिक होगा? एकदम होगा, क्योंकि उड़ के जो जा रहा था माँ बाप, तो वो कहाँ का नागरिक था? भारत का नागरिक था। कोई कंफ्यूजन यहां तक? तो वो बच्चा भी क्या होगा? भारत का नागरिक होगा। तो अप्रवासी भारतीय। अब एनआरआई, अब ध्यान समझना, एनआरआई डे कब मनाया जाता है? एक क्वेश्चन आ सकता है, एनआरआई डे। तो प्रत्येक साल 9 जनवरी को एनआरआई डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। मेरे साथ बोलिए, एनआरआई डे कब मनाया जाता है? एक साथ, एनआरआई डे कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को एनआरआई डे मनाया जाता है। ठीक है। अब देखो अनुच्छेद 9 क्या बताता है। अनुच्छेद 9 बताता है विदेशी नागरिकता, मतलब कि कोई भी भारत का आदमी यदि विदेशी नागरिकता ले लिया तो क्या होगा? ध्यान समझना, तो विदेशी नागरिकता ले लिए तो भारत का संविधान एक बात बोलता है, एकल नागरिकता। शुरू में समझाए थे, भारत का संविधान क्या बोलता है? एक ही तुम्हारे पास नागरिकता होना चाहिए, या तो भारत का नागरिक रहो या तो विदेश का रहो, सब जगह का तुमको नागरिक बनने का जरूरत नहीं है। ठीक है, सब जगह का नागरिक बनने का जरूरत नहीं, या तो भारत का नागरिक रहो या तो विदेश का। और यदि विदेश का नागरिक ले लिया, मतलब यदि तुम पे दूसरे को तुमको दूसरे पे भरोसा हो गया तो हम पे भरोसा रखने का जरूरत नहीं है, मतलब तुम्हारी भारतीय नागरिकता ऑलरेडी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। मतलब यदि तुम विदेश की नागरिकता ले लोगे तो भारतीय नागरिकता क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, अपने आप खत्म हो जाएगा। अनुच्छेद 10 क्या बताता है? कि नागरिकता का बना रहना, कि तुम्हारी नागरिकता कोई खत्म नहीं कर सकता। अब ऐसा नहीं कि तुमसे मान लो नेता सब नहीं होता है कि तुम यदि सपोर्ट कर रहा है जेएमएम का और चुनाव जीत गया बीजेपी वाला, अब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, अब उसको पता चला कि तुम सपोर्ट किया जेएमएम का, तुम सपोर्ट किया कांग्रेस का या अनदर पार्टी का, अब बोलेगा कि इसका नागरिकता खत्म करो इसका नागरिकता। गृह मंत्रालय को ऑर्डर दे दिया, मतलब अमित शाह तुम्हारा नागरिकता तो ऐसा खत्म आप नहीं कर सकते हैं, आप अपने मनचाहा अनुसार। नहीं तो क्या करेगा कि जो जो उसको वोट नहीं देगा सबका नागरिकता खत्म, जाओ अब भारत का तुम नागरिक नहीं रहा तो तुमको कोई अधिकार ही नहीं होगा। ऐसा नहीं कर सकते आप, किसी भी पार्टी का कोई नहीं कर सकता। मतलब भारतीय नागरिक आपको बने रहने का अधिकार है, लेकिन इसमें भी थोड़ा क्लॉज है, क्या? कि भारत का नागरिक तो आप रहेंगे लेकिन आप भारत के विरोध में नहीं बोलेंगे। मतलब विरोध में नहीं बोलेंगे, मतलब आप प्रधानमंत्री के विरोध बोल सकते हैं, नीति के विरोध में बोल सकते हैं, देश के विरोध में नहीं बोलेंगे। जैसे मान लो लड़ाई हो गया किसी विदेशी देश के साथ, या कहीं पे कुछ हो गया, जैसे चीन और भारत का मान लीजिए लड़ाई हो गया, और तुम बोलेगा नहीं नहीं क्या लड़ रहा है, दे दो नहीं को राज्य को काट के चीन को दे दो, ऐसा नहीं बोलना, नहीं तो भारत का नागरिक से तुमको हटा देगा, बोलेगा भगाओ इसको। नहीं बोलते, घर में ही जिस थाली में खाएगा यदि उसी में छेद करेगा तो सुनना तो पड़ेगा भाई। इसलिए भारतीय नागरिकता बने रहने का तो अधिकार है, लेकिन ये छीन कब जाएगा? यदि आप देश के विरोध बोल रहे हैं तो। ठीक है, देशद्रोह के मामले में। कब? देशद्रोह के मामले में।
इसके बाद अनुच्छेद 11 क्या बताता है? देखो ये जितना भी तुम अनुच्छेद 10 तक पढ़ा, अनुच्छेद 5 क्या बताया कि संविधान लागू होने के समय भारत की नागरिकता। अनुच्छेद 6 क्या बताया? नागरिकता जो पाकिस्तान से भारत आए हैं। अनुच्छेद 7 क्या बताया? नागरिकता जो भारत से पाकिस्तान गए हैं। अनुच्छेद 8 क्या बताया? भारतीय मूल के लोग मतलब एनआरआई लोग, उसकी नागरिकता। अनुच्छेद 9 क्या बताएगा कि विदेशी नागरिकता यदि कोई ले लिया तो भारतीय नागरिकता उसका खत्म। अनुच्छेद 10 बताएगा कि आपका नागरिकता बने रहने का अधिकार है। और अनुच्छेद 11 बताता है। तो देखो 10 तक जितना भी बता दिया, इसमें कहीं भी आज का परिवेश के अनुसार तो नहीं बताया, ये सब उसी समय के अनुसार था। तो नागरिकता के मामले में संविधान बहुत कम बोला, ज्यादा तो बोला नहीं। तो क्या बोला कि यदि संसद को कभी लगे, किसको? संसद को, कि नागरिकता का कानून बनाना हो तो हम संसद को अधिकार देते हैं कि वो कानून बनाएगा। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार संसद को कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 11, क्योंकि वे बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था। CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम। CAB, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। अब एक सवाल उठता है, बिल और एक्ट में क्या फर्क है? बिल और एक्ट में क्या फर्क है? बिल बोलते हैं जब तक वो कानून नहीं बना हो, और जब कानून बन गया तो उसको एक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्ट। जैसे अब इसी में एक चर्चा आता था NRC, NRC क्या होगा। फिर इसी में चर्चा आता था NPR क्या होगा, बहुत ज्यादा ही चर्चा में था। हाल ही में 2019 में एकदम खतरनाक वाला चर्चा में था, CAA, CAB, NRC, NPR। तो इसके बारे में हम लोग अगला क्लास में चर्चा करेंगे। अभी तो नागरिकता के बारे में देख रहे हैं, तो इसके बारे में तो ये यहीं से ताल्लुकात रखता है। तो इसलिए क्वेश्चन पूछ सकता है कंपटीशन एग्जाम में कि बताइए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह अधिकार देता है कि नागरिकता के लिए भारतीय संसद कानून बनाएगी? तो अनुच्छेद नंबर 11। कोई कंफ्यूजन यहां तक? अब देखो एक शॉर्ट में हम लोग याद रखने का तरीका देख लेते हैं, ठीक है? कैसे क्या क्या था। सबसे पहले अनुच्छेद 5 से शुरू होता है। कहां शुरू होता है? अनुच्छेद 5 से। तो अनुच्छेद 5 क्या बोला? ये बोला प्रारंभ में, प्रारंभ मतलब संविधान लागू होने के समय भारत का नागरिकता क्या होगा। अनुच्छेद 5 क्या बोल रहा है? प्रारंभ में नागरिकता क्या होगा। ठीक है, बोलो मेरे साथ, अनुच्छेद 5 क्या बोल रहा है? अनुच्छेद 5 क्या बोल रहा है? अनुच्छेद 5 क्या बोल रहा है? अनुच्छेद 6 क्या बोल रहा है? नागरिकता तो देंगे, लेकिन किसको? जो पाकिस्तान से भारत आया हो, पाकिस्तान से इंडिया आया हो, भारत आया हो। अनुच्छेद 7 क्या बोल रहा है? नागरिकता तो देंगे, लेकिन किसको? जो भारत से पाकिस्तान गया हो। समझ में आ रहा है? फिर से बताओ, अनुच्छेद 5 क्या बोलता है? शुरुआत या प्रारंभ में नागरिकता। अनुच्छेद 6 क्या बोलता है? भारत आया। अनुच्छेद 7 क्या बोलता है? अनुच्छेद 8 क्या बोलता है? मतलब भारतीय अप्रवासी। किसके बारे में बोलता है? भारतीय अप्रवासी के बारे में, मतलब NRI के बारे में। अब पूछेगा कि NRI की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 8 में। NRI दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। ये सब है। फिर अनुच्छेद 9 क्या बोलता है? यदि आपने विदेशी नागरिकता ले ली हो, विदेशी नागरिकता ले ली हो तो भारतीय नागरिकता क्या होगा? खत्म हो जाएगा, यदि विदेशी नागरिकता ले ली हो। तो अनुच्छेद 10 क्या बताता है? नागरिकता का बना रहना, कि नागरिकता आपसे कोई छीन नहीं सकता है, का बना रहना, का बना रहना। अनुच्छेद 11 क्या बोलता है? संसद को अधिकार, कोई भी कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को, भारतीय संसद को। संसद में कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। कोई कंफ्यूजन यहां तक? देखो अब हम लोग देख लिए अनुच्छेद, अब देख रहे हैं हम लोग नागरिकता अधिनियम। जो भारतीय संसद सबसे पहले नागरिकता अधिनियम बनाई कि किस नागरिकता को लेकर कानून जो सबसे पहले भारत में बना, वो बना 1955 में। कब बना? 1955। क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम सबसे पहले कब बना था? तो 1955 में। इसमें फिर संशोधन किया गया 1957 में, दूसरा संशोधन 1960 में, तीसरा 1985 में, चौथा 86 में, 1992, 2003, 2005, 2015 और फिर अंतिम रूप से भी जो हाल ही में किया गया 2019 में, जो NRC को लेके किया गया, CAA को लेके किया गया। अब ध्यान समझिए, इसमें से क्वेश्चन क्या बना सकता है? पहला क्वेश्चन तो ये बना सकता है कि नागरिकता अधिनियम जो लागू हुआ सबसे पहले कब? 1955 में। सबसे पहला संशोधन कब? 1957 में।
कोई कंफ्यूजन? और हाल ही में सबसे लास्ट संशोधन कब? 2019 में किया गया, ये नागरिकता अधिनियम में किया गया। अब नागरिकता कोई अर्जन, जैसे भारतीय कोई नागरिक नहीं है, हम लोग अनुच्छेद में क्या देखे कि भारतीय नागरिक कौन है और कौन हो सकता है। अब यदि कोई नहीं है और अभी उसको लेने का मन है, यदि कोई विदेशी नागरिक और उसको अभी भारतीय नागरिकता लेने का मन है, तो इसके लिए क्या नियम है? तो इसके लिए संसद बना सकता है। कुछ नियम हम लोग अर्जन का तरीका देख लेते हैं। सबसे पहले जन्म से, क्या होगा? जन्म से, जैसे कि कोई बच्चा जैसे ही भारत में जन्म ले रहा है और उसके माँ बाप भारतीय नागरिक हैं, तो बच्चा भी भारतीय नागरिक हो जाएगा, ऑलरेडी हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा वंश से, वंश से मतलब कि माँ बाप, दादाजी, परदादा कोई भारतीय नागरिक रहा हो। जैसे हम लोग कौन वाला है? वंश से, अधिकतर आदमी। क्यों? क्योंकि हम लोग के दादाजी लोग भारतीय नागरिक थे, उनके बाद आए तो क्योंकि दादाजी भारतीय नागरिक थे तो उनका बेटा भी भारतीय नागरिक हो गया, मतलब मेरा पिताजी, तो मतलब उसके बाद हम भी भारतीय नागरिक, आने वाला मेरा बेटा भी भारतीय नागरिक। तो भारतीय नागरिक अर्जन करने का पहला तरीका क्या है? जन्म से। दूसरा क्या है? वंश से। तीसरा पंजीकरण से। यदि आप भारतीय नागरिक नहीं हैं, विदेशी हैं और भारत में रह रहे हैं, तो आपको पंजीकरण कराना होगा, मतलब रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और 7 वर्ष तक भारत में रहना पड़ेगा। कितना वर्ष तक? 7। उसके बाद नागरिकता मिलेगी। अब ये इच्छा है गृह मंत्रालय को कि आपको नागरिकता दे या ना दे। उसको लगेगा टेररिस्ट है तो नागरिकता नहीं देगा। इसके बाद प्राकृतिक रूप से भी नागरिकता मिल सकता है। ये क्या है कि कला का क्षेत्र में कोई आर्ट एंड कल्चर अच्छा बनाता है, कल्चरल क्षेत्र में हो गया, या कोई साइंटिस्ट है और भारत में आ गया, विज्ञान का क्षेत्र में हो गया, या ऐसा हो सकता है भारतीय भाषा का जिसको ज्ञान हो। भारतीय भाषा मतलब टोटल भारतीय भाषा, तो भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, लेकिन उतना नहीं। भारत के जो भाषा जो संविधान में लिखी गई है अनुसूची में, भारत में 22 भाषा को भारतीय संविधान में रखा गया। कितना को? 22 भाषा। उन 22 भाषा में से किसी एक भाषा का ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद क्या कि 10 वर्ष तक भारत में वो रहा हो। कितना वर्ष तक? तो उसको भारतीय नागरिकता मिलेगी। इसके बाद क्षेत्र समाविष्टि के से, मतलब भारत यदि युद्ध क्षेत्र में या किसी भी तरह से कोई क्षेत्र को अपना लेता है तो वहां का जितना भी नागरिक होगा वो भारत का नागरिक हो जाएगा। जैसे सिक्किम, हम इसके पहले चर्चा किए थे, विदेशी राज्य वाला अनुच्छेद कितना? अनुच्छेद 2 में, कि कैसे वो सिक्किम भारत में मिला था। 36वां संविधान संशोधन के द्वारा मिलाया गया था सिक्किम को भारत में, और सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। तो जैसे ही सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना, ऑलरेडी इसके जितने भी सिक्किम में रहने वाले लोग थे सबको भारत का नागरिकता मिल गया। गोवा जैसे भारत में शामिल हुआ तो गोवा में जितना भी लोग था सबको भारतीय नागरिकता मिल गया। हो सकता है कल के दिन में भारत और कोई नया क्षेत्र जीत ले या नया क्षेत्र को अपने में शामिल कर ले, तो ऑलरेडी उसका जो नागरिकता, वहां के जो नागरिक होंगे उसको भारतीय नागरिकता मिल जाएगा। तो यह नागरिकता अर्जन करने का तरीका हो गया। अब नागरिकता का परित्याग, नागरिकता छूट कैसे सकता है? सबसे पहले यदि कोई इंसान स्वयं चाहे कि हम भारत का नागरिक नहीं रहेंगे, हम विदेशी नागरिकता ले लिया, भारत का नागरिकता, तो स्वयं चाहने से वो छूट जाएगा। फिर नागरिकता कैसे छूटेगा? समाप्त कर देने से। भारतीय सरकार द्वारा क्या करेगा? नागरिकता उसको समाप्त कर दिया जाएगा, देशद्रोह के मामले में या किसी तरह के मामले में। तीसरा, वंचित करना, मतलब कोई नागरिकता के लिए अप्लाई किया लेकिन भारत सरकार यहाँ का जो गवर्नमेंट है वो उसको अप्लाई को वैल्यू नहीं दे रही या उसको परमिट नहीं दी, तो वंचित रह जाएगा। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? इसके बाद हम लोग देखते हैं 2 वर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है पिछले बार, PIO का पूरा नाम क्या है? तो भारतीय मूल के नागरिक। PIO का पूरा नाम क्या है? भारतीय मूल के नागरिक। और OCI का पूरा नाम क्या है? विदेशी भारतीय नागरिक। तो ये था तुम्हारा भाग 2। क्लियर, समझ में आया अच्छा से? एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं रिपीट करके। भाग 2 में अनुच्छेद कितना है? 5 से 11। अनुच्छेद 5 क्या बोलता है कि संविधान के लागू होने के समय भारतीय नागरिक कौन था। अनुच्छेद 6 क्या बोलता है कि जो पाकिस्तान से भारत आया, ठीक है, उसके बारे में, नागरिकता के बारे में। अनुच्छेद 7 क्या बोलता है? नागरिकता जो भारत से पाकिस्तान गया और फिर भारत आया। 7 तक हो गया। अनुच्छेद 8 क्या बोलता है कि NRI के बारे में, भारतीय अप्रवासी के बारे में। फिर अनुच्छेद 9 क्या बोलता है? यदि कोई विदेशी नागरिकता अपना लिया तो भारतीय नागरिकता खत्म। अनुच्छेद 10 क्या बोलता है? नागरिकता बना रहने का अधिकार। अनुच्छेद 11 क्या बोलता है? संसद को अधिकार दिया है कि नागरिकता बना रहेगा। उसके बाद क्या देखिए, भारतीय नागरिकता अधिनियम जो 1955 में लागू हुआ, सबसे पहला संशोधन 1957 में, और हाल ही में सबसे लास्ट संशोधन 2019 में। नागरिकता का अर्जन का बहुत तरीका हो सकता है।
सबसे पहले जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, प्राकृतिक रूप से, क्षेत्र समाविष्टि के द्वारा। फिर नागरिकता का परित्याग स्वयं से कर सकता है, या तो उसको किसी मामले में लिप्त पाके भारतीय सरकार नागरिकता छीन सकती है, या तो वह नागरिकता से वंचित रह सकता है। इसके बाद दो क्वेश्चन हम ये खुद से बताए, क्योंकि दो ये पूछा हुआ है। फुल फॉर्म PIO का पूरा नाम क्या है? भारतीय मूल के नागरिक। और OCI का पूरा नाम क्या है? विदेशी भारतीय नागरिक। कोई कंफ्यूजन यहां तक? हम NRI, CA और CAB के बारे में अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, NRC के बारे में। समझ में आ रहा है डीपली? कोई कंफ्यूजन? चलिए इसको उतार लीजिए।